नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों से भी संबंधित प्रश्न जितने बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये जीएस के पूरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ ये आप लोग बताएंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे किए गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह? तो पहला सत्याग्रह जो था गांधी जी का वो 1906 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी वहीं पे रहते थे और वहीं पे ही किए थे अपना पहला सत्याग्रह। और बात करते हैं भारत में, अगर पूछे भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 1917 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। 1917 चंपारण। और चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में। यहाँ पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। और बात करते हैं किस संबंध में था? तो ये नील की खेती के संबंध में था। नील की खेती के संबंध में ये सत्याग्रह था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, गांधी जी एक आंदोलन शुरू किए थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन गांधी जी कब शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे 1920 में। और इसके बारे में पूछा जाता है इसको स्थगित क्यों किया गया, कब स्थगित किया गया? तो इसके लिए होता है 1922 में, जो कि चौरी चौरा कांड होता है। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के द्वारा इसे स्थगित कर दिया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। 1922 में इसे स्थगित किया जाता है। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो आप लोग जवाब बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बात खत्म। बात करते पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पे किया? तो जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो 1906 में हुआ। कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में हुआ। ठीक, गांधी जी अफ्रीका में पहले रहते थे, वहीं पे किए थे। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ। और किसके संबंध में था? नील की खेती से संबंधित था। किससे? नील की खेती से संबंधित था। और बात करते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में चलाया था। और इसे स्थगित कब कर दिया गया? तो इसे 1922 में स्थगित कर दिया गया। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित किया गया। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर याद रखेंगे आप लोग, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। और बात करते हैं संगमरमर, आपसे पूछे कि उदाहरण किस चीज का है? तो संगमरमर किसका उदाहरण है? ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आपसे पूछे कि मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? मकराना क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के नागौर में स्थित है। नागौर राजस्थान में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये बात करते हैं, ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, संगमरमर के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, और एक क्षेत्र है जहाँ पे सफेद संगमरमर पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है मोतीपुर खान। मोतीपुर खान ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद यहाँ पे संगमरमर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, सफेद संगमरमर पूछे तो मोतीपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। और संगमरमर का आपसे पूछे रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर का रासायनिक नाम। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? तो CaO3 इसका फार्मूला होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं संगमरमर का काल किस शासक के काल को कहा जाता था? संगमरमर का काल किस शासक के काल को कहा जाता था? तो बात करते हैं यहाँ पे शाहजहां के काल को संगमरमर के काल कहा जाता था। शाहजहां के कार्यकाल को संगमरमर का
काल कहा जाता था। तो इतनी चीजें आप लोग देखेंगे। देखिए संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। और बात करते हैं संगमरमर, आपसे पूछे उदाहरण किस चीज का है, तो ये रूपांतरित चट्टान का संगमरमर उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का। और मकराना क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए नागौर राजस्थान में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। मोतीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मोतीपुर जो है वो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये सफेद संगमरमर के लिए मोतीपुर प्रसिद्ध है। ठीक, संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछे, जो कि पूछता भी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक नाम। और ये बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, CCaO3 इसका फार्मूला होता है। और किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसका है, तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद का जिम्मेदारी है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद का जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय शांति का जिम्मेदारी है। ठीक, और बात करते हैं इसमें सदस्य कितने, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, तो इसमें सदस्यों की बात करें तो 15 सदस्य हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्य हैं और कुछ अस्थायी सदस्य हैं। तो आपसे पूछे कि अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। और इनका कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसका है, तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद का जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसमें सदस्य टोटल कितने हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें अस्थायी सदस्य आपसे पूछे कितनी है, तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। और कार्यकाल अस्थायी सदस्यों का कितना होता है, तो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। और सभी तटों को देख लेते हैं। देखिए, जो गुजरात से दमन तक का तट है, गुजरात से दमन तक का जो तट है उसे क्या कहते हैं, उसे काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं। और फिर दमन से लेके जो गोवा तक के तट है उसे क्या कहते हैं, उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या, कोंकण तट कहते हैं। और जो गोवा से लेके केरल तक का तट है, जो गोवा से केरल तक का तट है उसे क्या कहते हैं, उसे मालाबार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। और जो केरल से लेके आंध्र प्रदेश का तट है, तो केरल से आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश का, उसे क्या कहते हैं, उसे कोरोमंडल कहते हैं। क्या, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, कोरोमंडल तट कहते हैं। उसमें आंध्र, यहाँ पे तमिलनाडु भी आ जाएगा टोटल। और फिर जो आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश से लेके और पश्चिम बंगाल तट के जो तट हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तो इतनी तटों को आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि केरल के तट को, तो केवल केरल का तट का है तो मालाबार। अब केवल तमिलनाडु का तट का है, तमिलनाडु का तट तो आप लोग बता देंगे कोरोमंडल। क्यों, कोरोमंडल बता देंगे। लेकिन आपसे ऐसे पूछे कि गुजरात से जो दमन तक का तट है उसे क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं। ठीक, काठियावाड़ कहते हैं। और दमन से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, इसे कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर केरल तक के जो तट हैं उसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। और आपका केरल से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं, इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जैन अवस्था किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है, तो जैन अवस्था जो है वो पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। ये पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। और पारसी धर्म का हम लोग कुछ चीजें आप लोग देख लेते हैं। अब आपसे पूछे कि पारसी धर्म के जो लोग रहते थे उनका मूल स्थान कहाँ रहता था, तो ये लोग ईरान के रहने वाले थे। ये लोग ईरान में पारसी धर्म का शुरुआत हुआ था। और आपसे पूछे कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन था, पारसी धर्म का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, जरथुष्ट्र नाम था। क्या था, जरथुष्ट्र, उनका नाम जरथुष्ट्र था। ठीक, और पारसी धर्म का बात करें, इनका प्रमुख त्योहार क्या होता है, पारसी धर्म का जो प्रमुख त्योहार होता है उसे क्या कहते हैं, नवरोज कहते हैं। पारसी धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो नवरोज है। ठीक, और बात करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है।
और पारसी धर्म का जो पूजा स्थली होता है उसे क्या कहते हैं, वो अग्नि मंदिर कहते हैं, अग्नि मंदिर है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि जो यहाँ पे आपसे पूछे कि कुरान, यहाँ पे पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक देख लिए। आपसे पूछे कि कुरान किस धर्म का पारसी पुस्तक है, सारी धार्मिक पुस्तक है कुरान, तो इस्लाम धर्म का है। ये किस धर्म का है, इस्लाम धर्म का है। जबकि आदि ग्रंथ पूछे किस धर्म का है, आदि ग्रंथ, तो ये सिख धर्म का पुस्तक है। किस धर्म का, सिख धर्म का पुस्तक है। लिखा किसने था, जो आदि ग्रंथ है इसको लिखा किसने था, तो आदि ग्रंथ को अर्जुन देव ने लिखा था। किसने, अर्जुन देव ने लिखा था। इतनी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। देख लेते हैं साथ में, जिंद अवस्था किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है, तो पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। पारसियों का मूल स्थान कहाँ था, तो ये ईरान के लोग थे, ईरान में रहते थे। और बात करते हैं संस्थापक पारसी धर्म का कौन था, तो जरथुष्ट्र था पारसी धर्म का संस्थापक। और पारसियों का प्रमुख त्योहार क्या है, तो नवरोज है पारसियों का प्रमुख त्योहार। आपसे पूछा कि पारसियों का पूजा स्थली को क्या है, तो अग्नि मंदिर है पारसियों की पूजा स्थली। और बात करते हैं कुरान किस धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है। और आदि ग्रंथ किस धर्म का पुस्तक है, तो ये सिख धर्म का पुस्तक है। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, अर्जुन देव हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिकंदर भारत पे कब आक्रमण किया, 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर भारत का आक्रमण किया। और सिकंदर के भारत पे आक्रमण करने का पूछा जाता है उद्देश्य क्या था, तो ये विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। और बात करते हैं यहाँ पे सिकंदर का दूसरा नाम क्या था, इसको और किस नाम से जाना जाता था सिकंदर को, तो इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे। क्या, अलेक्जेंडर, ये एग्जाम में पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहते हैं थे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहते हैं, सिकंदर को कहते हैं। अब एक प्रसिद्ध युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध, इसे और किस नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। आप लोग याद रखेंगे हाइडे स्पीच का युद्ध। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। किसमें, सिकंदर एंड राजा पोरस के बीच में हुआ था। तो हाइडे स्पीच का युद्ध, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। क्या, वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस नाम से इसे जानते हैं, वितस्ता को वर्तमान समय किस नाम से जानते हैं, इसे झेलम कहते हैं। वितस्ता नदी को क्या कहते हैं, इसे झेलम नदी कहते हैं वर्तमान समय। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके साथ कौन आया था, सिकंदर के साथ कौन भारत आया था, तो सिकंदर के साथ हेरोडोटस भारत आया था। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इसे किसका पिता कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया। ठीक, और सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए अनेक अनेक जगहों पे ये आक्रमण करता था। दूसरा नाम क्या था, इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था सिकंदर को। इनके गुरु का नाम क्या था, सिकंदर के अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। और हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो ये पूछा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ। और इसे झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। ठीक, और इनके साथ आया था हेरोडोटस। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक, इतिहास का जनक कहते हैं। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक, तो और बात करते हैं, और भारत यहाँ पे इसके लेखक कौन है, अमार सोनार बांग्ला जो भारत के राष्ट्रगान लिखे थे वही इनके भी लेखक हैं। इनका क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, अब बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आपसे पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। आपसे पूछे कि बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बंगाली भाषा बोली जाती है बांग्लादेश में। आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो वाटर लिली है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। क्या है, वाटर लिली है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं,
और बात करते हैं जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, शेख हसीना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, बांग्लादेश की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी उसका नाम BSS है। और बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। आपसे पूछे बंगाली भाषा बांग्लादेश में बोली जाती है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बांग्लादेश की, तो वाटर लिली है। आपसे पूछे कि PM कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश की PM। और समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो BSS बांग्लादेश की समाचार एजेंसी, गठन 1971 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका से रूस से लिया गया है। इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे शामिल किया गया। इसके तहत कौन सा संविधान संशोधन, इसके लिए 46वां संविधान, इसके लिए होता है 44वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य है ना, तो इसके लिए होता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो संविधान संशोधन था इसके लिए होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके लिए क्या होता है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और बात करते हैं इसे किस समिति के सिफारिश पे इसे किया गया था, किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह के समिति की सिफारिश पे किया गया था। इसके लिए इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो भाग 4 का क्या जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो इसे संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 51 का क्या जोड़ा गया, ठीक 51 का ए जोड़ा गया इसके तहत। और मूल संविधान में, और सबसे पहले जब इसके तहत जोड़ा गया तो इसको मूल संविधान में एक भी नहीं थे, मूल संविधान की बात करें तो एक भी नहीं थे। और जब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन इसके तहत तो मूल संविधान में तो एक भी नहीं थे, और जब जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन के तहत तो इसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहली बार में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी। और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, ये भी याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया, शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सिफारिश कौन सी समिति की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और बात करते हैं भाग इसके तहत 4 का क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, और जब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तब 10 मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में जोड़े गए। और वर्तमान समय में जो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न के। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक। और बात करते हैं बहलोल लोधी ने क्या किया था, ये बहलोली सिक्का चलाया था। बहलोली सिक्का का प्रचलन किसने किया, आपसे पूछे बहलोली सिक्का का प्रचलन किसने किया, तो आप लोग बताएंगे कि बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का का प्रचलन किया। और बात करते हैं आपसे पूछे कि बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था, बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बहलोल लोधी का मकबरा जो है किसने बनवाया, तो बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया था। किसने, सिकंदर लोधी ने बनवाया। ठीक, और बात करते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो लोधी वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो कौन था, तो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात करें तो वो था सिकंदर लोधी। कौन था, सिकंदर लोधी था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे पूछे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये बहलोल लोधी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लोधी वंश के संस्थापक, तो इसका जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक सिक्का का प्रचलन किया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मकबरा किसने बनवाया, बहलोल लोधी का, तो इसका मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया था। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ शासक लोधी वंश का कौन था, तो सिकंदर लोधी था लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का, तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। और संविधान बनने में कितना समय लगा, तो संविधान बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
18 दिन का समय लगा। और बनकर कब तैयार हुआ संविधान, तो इसकी बात करें तो संविधान आपका 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर के दिन ही इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जबकि संविधान सभा की पूछिए आपकी अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें कब हुई, तो ये हुआ था आपके 24 जनवरी 1950 के दिन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं संविधान पूर्ण रूप से, आपसे पूछे कि कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी के दिन पहले 1930 से, 26 जनवरी को 1930 से क्या मनाते थे, 26 जनवरी के दिन ही क्या मनाते थे, इस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। 1930 से ही स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, स्वाधीनता दिवस। और बात करते हैं जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो 26 जनवरी के दिन ही, इसीलिए 26 जनवरी के दिन लागू किया गया पूर्ण रूप से। और 26 जनवरी के दिन ही क्या मनाया गया, इस दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। स्वाधीनता दिवस के जगह पे गणतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाने लगा। तो ये था पूरा कहानी। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और इसी दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। और संविधान की जबकि अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को आपसे पूछे तो आप बताएंगे पूर्ण रूप से लागू कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसी दिन, और 26 जनवरी के दिन 1930 से मनाते आ रहे थे स्वाधीनता दिवस। और स्वाधीनता दिवस के दिन ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन हम लोग क्या मनाने लगे, गणतंत्रता दिवस। और मूल संविधान में देख लेते थे कौन कौन सी चीज थी, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और भाग आपसे पूछे मूल संविधान में कितने थे, तो भाग की बात करें 22 भाग थे। और अनुसूची की बात करें मूल संविधान में कितनी थी, तो इसमें 8 अनुसूची थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22 और अनुसूची कितनी, 8 है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। और बात करते हैं यहाँ पे पन्नालाल घोष भी थे, किसके वादक, पन्नालाल घोष किसके वादक थे, तो ये भी पन्नालाल घोष भी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, ये भी बांसुरी के वादक थे। और पंडित आपसे पूछे कि रविशंकर क्या बजाते हैं, पंडित जो रविशंकर थे ये सितार बजाते थे, ये क्या बजाते थे, सितार। और बात करते हैं जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, पंडित जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, ये तबला बजाते थे, तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। और पंडित जसराज के, पंडित शिव कुमार क्या बजाते थे, पंडित शिव कुमार क्या बजाते थे, तो ये भी क्या बजाते थे, पंडित शिव कुमार संतूर वादक थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष भी क्या बजाते हैं, ये भी बांसुरी बजाते हैं। और पंडित रविशंकर की बात करें ये सितार बजाते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला बजाते हैं। पंडित शिव कुमार की बात करें ये संतूर बजाते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन है। और भाग कौन सा है, तो भाग 18 है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 भाग 18। और राष्ट्रपति शासन की आपसे पूछे कि घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है कि भाई साहब हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ऐसा कहता है राष्ट्रपति से राज्यपाल। अब बात करते हैं तब राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का संचालन इस समय कौन करता है, राज्य का संचालन राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन करता है, तो राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। तो राष्ट्रपति शासन देख लिए। और आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपात आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में, तो आप लोग बताएंगे 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। और वित्तीय आपात आपसे पूछे किस अनुच्छेद में, वित्तीय आपात, तो ये है अनुच्छेद नंबर 360 में। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन संबंधित अनुच्छेद 356 है, भाग कौन सा है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित भाग 18 है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है। और बात करते हैं राज्य का संचालन इस दौरान कौन करता है, तो राज्यपाल इस दौरान राज्य का संचालन करता है। राष्ट्रीय आपात
अनुच्छेद नंबर 352 और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में। आज तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये भारत में एक भी बार नहीं लगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है भारत में, ठीक। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? हनीमैन। हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक। और आपसे पूछे कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस भारत में कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब? 10 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल 1945 WHO स्थापना दिवस, हेडक्वार्टर जिनेवा। आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 17 अप्रैल को मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपके 22 अप्रैल के दिन। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हनीमैन है। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। किसने? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और नाभिक में धनावेश होता है, तो परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, ये किसने बताया? धनावेश होता है, ये किसने बताया? तो ये आपके रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है। और बात करते हैं परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती है? तो इसमें होता है प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है एंड होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियन। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं और परमाणु क्रमांक कैसे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक आपसे पूछे कि कैसा निर्धारित होता है, तो परमाणु क्रमांक के बारे में ध्यान रखेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपसे पूछे किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। जबकि आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। नाभिक में धनावेश होता है, ये किसने बताया? तो रदरफोर्ड ने बताया। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीज होती है? तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक। और बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, और बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत कुछ प्रमुख कार्य किए गए। तो पहला इंपॉर्टेंट कार्य आप लोग, कुछ बहुत कार्य तो कई किए गए, लेकिन पहला जो कार्य था, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं। ये शिक्षा को क्या किया गया? शिक्षा को किया गया राज्य सूची से निकाल करके। पहले राज्य सूची में शिक्षा रहता था और इसे निकाल करके किस सूची में रखा गया? इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसपे कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं, और राज्य सूची ऐसी सूची है जिसमें कानून केवल राज्य सरकार ही बनाता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची में इसे रखा गया, ठीक। और कार्य क्या हो गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवाद, ये एग्जाम में पूछा जाता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के जगह पे पंथ निरपेक्ष भी आपको मिल सकता है।
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भी जोड़े गए संविधान में। और बात करते हैं इन्हें मौलिक कर्तव्य, अभी हमने बताया कि मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में जोड़ा गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके आर्टिकल 72 को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। और किसने कहा आपसे पूछे, तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कह के पुकारा। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल 32 को किसने कहा, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि स्थापना इसका कब हुआ शांति निकेतन की, तो 1901 में हुआ। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, या फिर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा, तो ये भी आपसे किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी, इन्हें गुरुदेव कहते थे, इन्हें गुरुदेव की उपाधि था। और किसने कहा इन्हें गुरुदेव, तो ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहा, महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कह के पुकारा। और आपके जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 के तहत इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड की इनकी उपाधि थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लौटा दिया था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे, जलियांवाला बाग यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। तो इसके तहत ये क्या किए थे, अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। और इन्हें नोबेल कब मिला था, इन्हें नोबेल कब दिया गया था, तो 1913 में इन्हें नोबेल दिया गया। किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे ये, गीतांजलि के नोबेल साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में। और नाइटहुड की, और देख लेते हैं अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, आपसे पूछे तो आपके जनगण मन किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, और बात करते हैं नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक, और बात करते हैं इनकी उपाधि क्या थी, तो इन्हें गुरुदेव कहा जाता था, किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। और बात करते हैं इनके बारे में ही, तो आपसे पूछे कि एक चित्र है, चित्र का नाम क्या है, चित्र का नाम है नारी। तो नारी नामक चित्र किसकी है, तो नारी नामक जो चित्र है रविंद्रनाथ टैगोर की है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गार्डनर, इनकी एक गार्डनर पुस्तक है। इन दोनों का संबंध किससे है, रविंद्रनाथ टैगोर से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्र के बारे में बात करें, नारी नामक चित्र किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर। और गार्डनर के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। गोताखोर किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं, तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। तो हीलियम गैस के बारे में हम लोग देखते हैं, हीलियम गैस। तो हीलियम गैस कैसी गैस है, तो ये अक्रिय गैस है, इसे क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, इसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस कितने होते हैं, 6 नोबल गैस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एक तो आपका हो गया हीलियम गैस हो गया, एक हीलियम गैस हो गया, और एक हो गया नियॉन गैस हो गया, हीलियम नियॉन और जेनॉन, हीलियम नियॉन जेनॉन, आर्गन क्रिप्टॉन रेडॉन, आर्गन क्रिप्टॉन रेडॉन, और एक और कौन सा हो गया, आर्गन रेडॉन क्रिप्टॉन, सारा तो हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो इतने गैस हैं, इसे क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। हीलियम का फार्मूला क्या होता है, He होता है। आर्गन का क्या होता है, Ar होता है। और फिर नियॉन का क्या होता है, Ne होता है, नियॉन का Ne होता है। और सिंबल, और जेनॉन का Ze इसका सिंबल होता है। और क्रिप्टॉन का Kr सिंबल होता है। और रेडॉन का Rn इसका सिंबल होता है। ठीक, तो इतनी हुए अक्रिय गैसें। तो देखिए, गोताखोर किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। हीलियम गैस को क्या, इसे नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस टोटल 6 होते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ठीक, इतने 6 गैसें होते हैं। और
अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत किसने किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल की शुरुआत 1968 में हुआ। और आपसे पूछे कि किसने किया, किसने स्थापित किया अर्थशास्त्र के नोबेल को, किसने स्थापित किया? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे दिया जाता है। स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया और किसे दिया गया? पहली बार इसके कब दिया गया और किसे दिया गया? तो पहली बार 1968 में शुरुआत हुआ, 1969 में दिया गया। किसे दिया गया? तो रेगनर फ्रिस एक थे, रेगनर फ्रिस। ये कहाँ के रहने वाले थे? रेगनर फ्रिस रहने वाले थे नॉर्वे के। और एक और लोग थे जिनका क्या नाम था? जैन, इनका क्या नाम था? जैन टिनबर्जन इनका नाम था। क्या था? जैन टिनबर्जन इनका नाम था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हॉलैंड के रहने वाले थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्हें ही सबसे पहले, इन दोनों लोग को, तो इन्हें पहली बार दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। और किस एकमात्र अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते थे? अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता था? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ है। और बात करते हैं, एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र के पिता। सही से लिख देते हैं। एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के पिता। और आपसे पूछे कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया? तो किस एकमात्र भारतीय को? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। ठीक, देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में शुरुआत हुआ, स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे स्थापित किया गया। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। और किसे दिया? रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, और जैन टिनबर्जन को दिया गया जो कि कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। और अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय ऐसे थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया? फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। खट्टे फल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? खट्टे फल में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन सी पाए जाते हैं खट्टे फल में। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। आपसे पूछे कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल का अध्ययन किया जाता है, फल का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इनका रासायनिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका रासायनिक नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। खट्टे फल में कौन कौन से विटामिन? तो खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। और पोमोलॉजी का संबंध जो है फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। और राष्ट्रीय फल हमारा है आम। और रासायनिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका रासायनिक नाम है। शांति का नोबेल पुरस्कार वितरण कहाँ से होता है? तो शांति का नोबेल दिया जाता है ओस्लो से। और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें 1979 में शांति का पुरस्कार दिया गया। इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। ठीक, और एक है आपके कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी आप लोग बताएंगे। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल कब दिया गया? इन्हें शांति का नोबेल कब दिया गया? तो 2014 में इन्हें शांति का नोबेल मिला। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल मिला। और सर्वाधिक बार शांति का नोबेल किसे प्राप्त हुआ? सर्वाधिक बार शांति का नोबेल किससे मिला था? तो एक है आपके संस्था जिसका क्या नाम है? रेड क्रॉस को सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, और बात करते हैं शांति और सुरक्षा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ये आप लोग बताएंगे कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे।
और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में दी गई, शांति एंड सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है वो कब मनाते हैं, तो ये 21 सितंबर के दिन मनाते हैं, 21 सितंबर के दिन मनाते हैं। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार वितरण कहाँ से, ओस्लो, ये ओस्लो कहाँ की, नॉर्वे की राजधानी है। और मदर टेरेसा का संबंध, मदर टेरेसा को नोबेल कब दिया गया, 1978 में इन्हें शांति का नोबेल मिला। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था, तो 1979 में, तो 79 है ये, 1979 में इन्हें नोबेल दिया गया, शांति का नोबेल। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल कब मिला, तो इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल मिला। और बात करते हैं सर्वाधिक बार नोबेल किसे मिला, तो रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल 51 में दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, तो 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था, तो नोबेल पाने वाला जो पहला भारतीय नागरिक था उनका नाम क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हमने बताया रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें, इन्हें किसके लिए, इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। गीतांजलि इनकी पुस्तक है, इनके लिए 1913 में नोबेल मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था आपसे पूछे, तो साहित्य क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला। अभी हमने बात किया कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल, अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल किसे मिला, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल सबसे पहले, और एकमात्र भारतीय हैं, इन्हें 1998 में नोबेल मिला। ठीक, और बात करते हैं पहले ऐसे वैज्ञानिक कौन थे, फर्स्ट वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें नोबेल मिला था, फर्स्ट भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें नोबेल मिला था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया। किसका, रमन प्रभाव का खोज किया था, और इनके लिए इन्हें नोबेल 1930 में मिला था। पहले ऐसे भारतीय बने थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में ही मिल गया था। ठीक, 1913 में सबसे पहले मिला। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में, साहित्य क्षेत्र का नोबेल मिला। इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन थे, 1998 में मिला। फर्स्ट वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें नोबेल मिला, तो सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 में। और किस चीज का नोबेल मिला, इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला, भौतिकी का नोबेल मिला गया। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण के बारे में बात करें तो ये इनका प्रतीक क्या है, देह त्याग की घटना की प्रतीक क्या है, तो इनकी देह त्याग की घटना को प्रतीक है स्तूप। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी, तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। कब, 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था, महाभिनिष्क्रमण इसे कहा जाता है। गृह त्याग की घटना, ये कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की है, तो 29 वर्ष की अवस्था में। और इसका प्रतीक क्या है, गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, घोड़ा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं और बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, उपदेश देने की घटना को बुद्ध के क्या कहते हैं, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र
प्रवर्तन कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और आपसे पूछे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ पे दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और ये किस भाषा में अपने उपदेश देते थे, तो ये पाली भाषा में उपदेश देते थे। और इनके उपदेशों का संकलन कहाँ पे मिलता है, इनके उपदेशों का संकलन कहाँ पे मिलता है, तो त्रिपिटक में इनके उपदेशों का संकलन मिलता है, त्रिपिटक में उपदेशों का संकलन मिलता है। तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और देह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, स्तूप। और देह त्याग मतलब मृत्यु, और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर। अब कब हुआ था, 483 BC में। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और ये किए थे गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। और इसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। और बात करते हैं उपदेशों का, उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये पहला उपदेश कहाँ पे दिए, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में। और ये अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में देते हैं। उपदेशों का संकलन किस में है, तो त्रिपिटक में है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है, तो पहला माह पूछे तो आप लोग बताएंगे पहला माह चैत्र का है। और आपसे पूछे कि अंतिम माह किस चीज का है, तो अंतिम माह फाल्गुन का है। किस चीज का, तो अंतिम माह फाल्गुन का है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारतीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, इसे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, शक संवत की शुरुआत कब हुई, और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, विक्रम संवत। और आप लोग बताएंगे कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई। तो देखिए सारे संवत को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। शक संवत की शुरुआत पूछे तो 78 ईस्वी में हुई शक संवत की शुरुआत। और बात करते हैं विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, ये 78 ईसा पूर्व है। ये आप लोग चेक करिएगा कि ईसा पूर्व है या फिर ईस्वी है। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, ये 58 ईसा पूर्व में, ये 58 BC में हुई। और हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो ये 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत, 622 ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी लिखेंगे आप लोग, इसमें 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र का है, अंतिम माह ये एग्जाम में पूछा जाता है फाल्गुन का है। और इसे कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और हिजरी और शक संवत पे आधारित है, ये हमारा 78 ईसा पूर्व में। और विक्रम संवत कब शुरुआत हुई, 58 BC में। और बात करें हिजरी संवत कब से शुरू हुई, तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत चला। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। और बात करते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितनी वजह, 78% पाई जाती है। ठीक, और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी % पाई जाती है, ऑक्सीजन, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। और वायुमंडल में जलवाष्प कितनी मात्रा में आपसे पूछे पाए जाते हैं, जलवाष्प में, तो 0 से 4% पाए जाते हैं वायुमंडल में जलवाष्प। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है, ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है तो जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, रेडान। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अक्रिय गैस पूछे ऐसा कौन सा है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका नाम है क्या, आर्गन। ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडलीय आपसे पूछे कि आर्द्रता किससे मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं आपके हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। अब जबकि पूछे कि वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं, वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं आपके बैरोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% है ये। और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, वायुमंडल में 21% मात्रा में। और जलवाष्प कितनी मात्रा में है, तो 0 से 4% मात्रा में, परसेंट में
जलवाष्प पाई जाती है। और ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो रेडॉन ऐसा गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। और अक्रिय गैस ऐसा कौन सा है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। जबकि वायुमंडल का दाब आपसे पूछे किस यंत्र से मापते हैं? तो ये बैरोमीटर से मापते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आपसे पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किससे संबंधित है? आपसे पूछे सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि 200 रुपए के नोट पे 200 रुपए के किस नोट पे किसका चित्र छपा हुआ है? तो ये आपके सांची के स्तूप के चित्र छपे हुए हैं। आपसे पूछे खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? आपसे पूछे खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो इस वजह से इसे लिया गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे नरसिंह देव वर्मन ने बनाया, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया। और ये किस वंश का था? ये चंदेल वंश का शासक था, ये चंदेल वंश का शासक था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। कहाँ पे करवाया? मध्य प्रदेश में करवाया। और संबंधित किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और 200 के चित्र पे सांची का स्तूप बना। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया, ये चंदेल वंश का राजा था। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और कमेंट करके अगर आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। तो पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष के आप हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इस प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल, तो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति। और आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री की आपसे पूछे कि नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी करते हैं कौन? ये भी करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक, और आपसे पूछे कि नियुक्ति राष्ट्रपति हो गया। और प्रधानमंत्री कौन होता है? ये लोकसभा में ये बहुमत दल का नेता होता है। ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और भारत में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। और शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और बात करते हैं लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। और बात करते हैं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन? प्रधानमंत्री। और बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग के स्थान पे इसकी स्थापना हुई थी। जबकि योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी? तो इसकी योजना भी आप लोग याद रखेंगे। योजना आयोग का डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मार्च 1950 में इसे स्थापना किया गया था। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया थे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, अरविंद पनघड़िया। और बात करते हैं अरविंद पनघड़िया। और वर्तमान समय में योजना नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो इनका नाम क्या है? सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी वर्तमान समय में उपाध्यक्ष। और पहले सीईओ कौन थे? नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो पहले सीईओ जो थे उनका नाम क्या था? सिंधु श्री खुल्लर। उनका क्या नाम था? सिंधु श्री खुल्लर उनका नाम था। और वर्तमान समय में कौन सीईओ हैं? वर्तमान समय में नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। उनका क्या नाम है? BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में भी तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, चाहे वर्तमान रहे चाहे पास्ट रहे, हमेशा कौन प्रधानमंत्री रहेगा? हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री।
और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री ही रहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पे। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष और वर्तमान समय में सुमन बेरी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के, वर्तमान समय में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का, यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य, कर्नाटक का लोक नृत्य है। और आपसे पूछे कि लाई हरोबा कहाँ का है? लाई हरोबा कहाँ का है? तो लाई हरोबा कहाँ का? मणिपुर का है। लाई हरोबा कहाँ का? मणिपुर का है। आपसे पूछे कि स्वांग कहाँ का है? स्वांग कहाँ का है? तो आप लोग बताएंगे हरियाणा का है। स्वांग लोक नृत्य कहाँ का? हरियाणा का है। आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम तो शास्त्रीय नृत्य है भाई, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। आपसे पूछे तीजन बाई का संबंध किससे है? तीजन बाई का संबंध किससे है? तो तीजन बाई करती हैं क्या? पिंडवानी, पिंडवानी करती हैं। और पिंडवानी कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसकी फेमस कलाकार हैं छत्तीसगढ़ की कौन? तीजन बाई। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि यक्षगान का संबंध कर्नाटक से, लाई हरोबा कहाँ पे? मणिपुर में। और स्वांग लोक नृत्य कहाँ पे? हरियाणा में। और बात करते हैं मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। तीजन बाई का संबंध किससे है? पिंडवानी करती है। पिंडवानी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, अफ्रीका। जबकि वेल्स घास के मैदान आपसे पूछे, वेल्स घास के मैदान, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब अफ्रीका को पकड़ते हैं और देखते हैं। तो अफ्रीका में आपसे पूछे इसे क्या कहा जाता है? अफ्रीका को तो इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग क्या है? पठारी है। तो इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप। क्यों काला महाद्वीप? क्योंकि इसका अधिकतर भाग खोजा नहीं गया था, तो काला महाद्वीप इसको कहा जाता था। ठीक, तो बात करते हैं अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो अफ्रीका में है नाइजीरिया, तो सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका की में नाइजीरिया का है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल। आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित। और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसमें बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। और बात करते हैं और क्रूगर नेशनल पार्क आपसे पूछे कहाँ पे है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में स्थित नेशनल पार्क है। और बात करते हैं आपसे पूछे कि क्रूगर नेशनल पार्क आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रेयरी नामक घास कहा जाता है। प्रेयरी घास उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों काला महाद्वीप? क्योंकि इसका अधिकतर भाग खोजा नहीं गया है। और जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और क्रूगर नेशनल पार्क की बात करें तो क्रूगर नेशनल पार्क भी कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। ठीक, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य तरंगे जो मनुष्य अपनी नग्न कानों से सुन सके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो इसे मनुष्य सुन सकते हैं। ठीक, और एक होता है अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य। तो अवश्रव्य किसे कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसे मनुष्य नहीं सुन पाते बल्कि कुत्ते बिल्ली सुनते हैं। और पराश्रव्य किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? ये होता है आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि, ये अवश्रव्य जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से कम होते हैं। जो पराश्रव्य ध्वनि होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, ऊपर की ध्वनि को कहते हैं, तो इसे मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं एक वेग v
और आवृत्ति n, वेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा है उसमें एक संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा में एक संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं, v बराबर n लैम्डा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होते हैं श्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से जो तरंगे कम होती हैं उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे मनुष्य नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। और वेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में एक संबंध होता है, v बराबर n लैम्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 का। और जबकि ये लागू कब होता है, एग्जाम में पूछे तो ये लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 92 में हुआ, लागू हुआ 93 में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो ये 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया। और आपसे पूछे कि कौन सी अनुसूची इनमें क्या तहत से रखा गया, तो अनुसूची जो है यहाँ पे अनुसूची 11 जोड़ी गई। और अनुसूची 11 में काम करने के लिए पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए। इसे काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और बात करते हैं इसे सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ पे हुआ, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ, तो ये राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ। और कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया, DPSP में। ये अलग चीज़ है, ठीक। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया, तो संविधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसे लागू कब किया गया, इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया है। और इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं भाग कब मनाते हैं, तो भाग 9 इसमें जोड़ा गया, अनुसूची नंबर 11। और इसमें कार्य करने के लिए विषय को टोटल 29 दिए गए। सर्वप्रथम लागू कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया। पंचायती राज किस अनुच्छेद में दिया है, पंचायती व्यवस्था किस अनुच्छेद में, DPSP अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार पेट में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, तो संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ये है कहाँ पे, तो ये है पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है, डेल्टा की आकृति हमेशा कैसी होती, तो डेल्टा की आकृति हमेशा त्रिभुजाकार होती। कैसी, त्रिभुजाकार होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसका नाम क्या है, गंगा नदी, इसका नाम क्या है, इनका नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में विभिन्न नदियों का नाम देख लेते हैं। बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में आपसे पूछे कि गंगा नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। और दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। निर्माण कैसे होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इसे बनाती हैं। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। नाम क्यों इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ा, क्योंकि सुंदर नामक यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और बात करते हैं बांग्लादेश की, बात करें तो यहाँ पे गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है,
उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो ये भी राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, तो ये लोग अदला बदले करते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति को आपसे पूछे कि शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ और राष्ट्रपति पे महाभियोग चलेगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, और ये बात कही गई है अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलेगा अनुच्छेद 61 के तहत, तो लिया कहाँ से गया है, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग लाने के पहले इसमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और ये बात कहा गया है अनुच्छेद नंबर 56 में, अनुच्छेद 56 में ये बात बताई गई है। और बात करते हैं राष्ट्रपति निवास कहाँ पे करते हैं, इनका घर वर कहाँ पे होता है, तो राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति निवास करते हैं, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निवास करते हैं। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है अपना, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। और शपथ किसे दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 59 में। और राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 के तहत, और लिया कहाँ से गया, अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति पे 14 दिन पहले इन्हें सूचना दिया जाता है। कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है भारत में, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 56 में। निवास स्थान क्या होता है, राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा आपसे पूछे किन के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और आपसे पूछे कि डूरंड लाइन किसके बीच में है, डूरंड रेखा किसके बीच में है, तो डूरंड रेखा के बीच बात करें तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में, यानी कि उत्तरी अक्षांश किसके बीच में है, तो ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में है। और आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो ये है आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसकी, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ये सारी रेखाएं पूछी गई हैं एग्जाम में, तो इस वजह से बताया जा रहा है। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान समय में हो गया है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में, तो प्रथम बौद्ध काउंसिल की बात करें ये हुई 483 बीसी में, 483 बीसी में। और कब और कहाँ पे, यह पे शासनकाल किस पे है, तो कहाँ पे हुई, तो आप लोग बताएंगे राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में। यहाँ पे चारों हम लोग देखेंगे, राजगृह में देखेंगे और अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। और साथ में आप लोग यहाँ पे अध्यक्ष भी लिख लीजिए, किसकी अध्यक्षता में, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो थे उनका क्या नाम था, महाकश्यप के अध्यक्षता में, किसकी, महाकश्यप के अध्यक्षता में। और जो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला कब हुआ था, तो ये 383 बीसी में, दूसरा बौद्ध काउंसिल 383 बीसी में। और कहाँ पे हुआ था, ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और इसमें अध्यक्षता कौन किया था, तो सबा काशी इसमें अध्यक्षता थे, सबा कामी इसमें अध्यक्षता थे। और बात करते हैं तीसरा वाला जो बौद्ध संगीति था वो 255 बीसी में हुआ था। वो कब हुआ था, तीसरा बौद्ध काउंसिल ये हुआ था आपका 255 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में। और इसमें कहाँ पे हुआ था, ये पाटलिपुत्र में, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन था, इसमें शासक था अशोक। और बात करते हैं अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र इसमें अध्यक्ष था, कि कौन थे, मोगलीपुत्र इसमें अध्यक्ष थे, ठीक। और बात करते हैं चौथा जो बौद्ध काउंसिल था ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी के ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपसे पूछे कि ये कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे, कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पे पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है,
कुंडलवन कश्मीर में, और इसमें शासन किसका था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और बात करते हैं इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो वासुमित्र या फिर अश्वघोष इसमें अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते साथ में आपसे पूछे कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासन काल में। प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 BC में राजगिरी में हुई, और इस समय अजातशत्रु के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अब दूसरी बौद्ध काउंसिल 383 BC में और वैशाली में हुई, और किसके शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी थे। और चौथी वाली जो पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासन काल में हुई, तीसरी वाली अशोक के शासन काल में, और मोगलीपुत्र इसमें अध्यक्ष थे। और जो चौथी वाली थी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई, इसमें कुंडलवन कश्मीर में हुई, और इसमें कनिष्क के शासन काल में, और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे या फिर अश्वघोष। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो देखिए गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। बृहद गंगा आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो ये भी आपको गोदावरी नदी को ही भी कहते हैं। और आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम आपसे पूछे कहाँ से हुआ है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो त्रियंबक पहाड़ी से हुआ। त्रियंबक, तो यहाँ पे सही से पहले लिख देते हैं हम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो ये हुआ है त्रियंबक पहाड़ी। और त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे, नासिक में। नासिक, और नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहां से तो हुआ है गोदावरी नदी का उद्गम। ठीक, और गोदावरी नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, तो उसका क्या है, तो उसका नाम क्या है, नासिक। नासिक आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे। और आपसे पूछे कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो वैनगंगा और फिर पैनगंगा इसकी सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा इसकी सहायक नदी है। और बात करते हैं गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो मुहाना जो है आपका गोदावरी नदी ये बे ऑफ बंगाल में बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा आपसे पूछे किसे, गोदावरी नदी को। उद्गम कहाँ से हुआ, त्रियंबक पहाड़ी से हुआ। त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पे है, आपका नासिक में। और नासिक बात करें महाराष्ट्र में। और नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गोदावरी नदी किनारे नासिक बसा हुआ है। सहायक नदी कौन सी, वैनगंगा पैनगंगा इसकी सहायक नदी है। लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान। और सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है सूर्य में। और सूर्य में कौन सी सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी सूर्य में गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य में अभिक्रिया कौन सी होती है, आपसे पूछे कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो और आपसे पूछे कि और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है। सूर्य का प्रकाश आपसे पूछे कि पृथ्वी पे कितने समय तक में आता है, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी में आने में समय कितना लगता है, 8.3 मिनट का समय लगता है। 8.3 मिनट का समय लगता है। आपसे पूछे कि पृथ्वी एंड सूर्य के बीच में दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर इसके बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है। और एक घटना होता है उपसौर। उपसौर कब होता है, उपसौर जब होता है जब पृथ्वी क्या हो, सूर्य के सबसे निकट हो। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो तब होता है उपसौर। और उपसौर कब होता है, ये 3 जनवरी के दिन होता है। 3 जनवरी के दिन होता है। और अपसौर की घटना कब होती है, अपसौर की घटना कब होती है, जब पृथ्वी क्या हो, पृथ्वी सूर्य से दूर हो। और ये घटना कब होती है, ये 4
जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सूर्य के सतह का तापमान कितनी है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य के सतह का तापमान। सूर्य में कौन कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी होती है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है, तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। पृथ्वी और सूर्य की बीच में दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। उपसौर कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तब होता है उपसौर। और ये घटना कब होता है, 3 जनवरी के दिन घटना होता है। और तब 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। और बात करते हैं अपसौर कब होता है, ये अपसौर लिखा गया है, अपसौर ये कब होता है, ये पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर होती है तब होता है। और ये होता है 4 जुलाई को। ठीक, प्याज के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, प्याज के जो खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। और प्याज का रंग जो है, प्याज का रंग लाल क्यों होता है, ये आपसे पूछो प्याज का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। और प्याज में गंधक किसके वजह से होता है, तो इसमें सल्फर पाए जाते हैं, और भी चीज पाए जाते हैं, लेकिन सल्फर के कारण इसमें सर्वाधिक गंध पाया जाता है। और किस कुल का है ये, तो एलिएसी कुल का है। प्याज किस कुल का है, तो एलिएसी कुल का है। प्याज में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, प्याज में कौन कौन से विटामिन, तो विटामिन बी एंड सी प्याज में पाए जाते हैं। और बात करते हैं सबसे बड़ा उत्पादक कौन है प्याज का, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में महाराष्ट्र है। तो इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछे कि प्याज में खाने वाला भाग क्या है, तो तना है, जो हम लोग खाते हैं प्याज का वो कौन सा भाग है, तना है। बात करते हैं प्याज का रंग लाल क्यों होता है, तो प्याज का रंग जो लाल होता है एंथ्रोसायनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, एंथ्रोसायनिन के कारण। और बात करते हैं प्याज में कौन कौन सी विटामिन होती है, विटामिन बी एंड सी प्याज में होता है। गंधक किसके वजह से आता है, सल्फर की वजह से गंध आता है। और सबसे बड़ा उत्पादक प्याज का राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है प्याज का राज्य महाराष्ट्र है। और प्याज कुल किस कुल का है, तो एलिएसी कुल का है प्याज। ठीक, एलिएसी कुल से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है लोकसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश का है। और वो भी कितना है, लोकसभा में पूछ रहा है ना, तो लोकसभा उत्तर प्रदेश से जाते हैं 80 सीटें। और विधानसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो लोकसभा में विधानसभा में 403 सीटें हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखें। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यहाँ पे राज्यसभा में यूपी से जाती है 31 सीटें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो कि सर्वाधिक मात्रा में है, सर्वाधिक लोकसभा सीट यूपी से, सर्वाधिक विधानसभा सीट यूपी से, सर्वाधिक विधान परिषद की सीट यूपी से, सर्वाधिक राज्यसभा की सीट कहाँ से, यूपी में जाती है। ठीक, यूपी से जाती है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, लखनऊ। नवाबों की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक, तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे आबादी वाला भारत का राज्य कौन सा है, सबसे आबादी वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो यूपी है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। और यूपी में पहली महिला सीएम बनी थी, उत्तर प्रदेश में पहली महिला सीएम जो कि पूरे भारत की पहली महिला सीएम बनी थी, वो कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला सीएम। ठीक, और बात करते हैं पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, पहली ये यूपी से बनी थी, ये यूपी से पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला गवर्नर की बात करें तो ये बनी थी आपके सरोजिनी नायडू। और ये भी किस जगह की बनी थी, ये भी यूपी की ही बनी थी। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में सर्वाधिक सीट कितनी है, 80 सीटें हैं। और लोकसभा में 80 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, और राज्यसभा में राज्यसभा में 31 सीटें। स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और
और लखनऊ में इसका राजधानी है। और बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे घनी सबसे ज़्यादा आबादी है। और महिला, भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश से। पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? सुचेता सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, और बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो ये हिमालय के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत। और ये बात करते हैं माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है? तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में लोग इसे क्या कहते हैं? इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा कह के पुकारते हैं। और जबकि वहीं पे तिब्बत है, तिब्बत में आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं? तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या है? चेमोलुंगमा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें कितनी है? तो इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है 8,848.86 है। इसकी हाइट 86 मीटर इसकी हाइट है। अब बात करते हैं यहाँ पे तो, और माउंट एवरेस्ट की खोज किसने किया था? तो माउंट एवरेस्ट की खोज किसने? जॉर्ज एवरेस्ट ने। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज किया था। इसके वजह से इनका नाम इन्हीं के नाम पे पड़ गया। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे स्थित है? हिमालय के अंतर्गत आता है। स्थित कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक, सागर माथा नेपाल में इसे कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? चेमोलुंगमा कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848.86 मीटर। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है? ये कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी की बात करें, जन्म तो हुआ था इनके 540 BC में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये थे 24वें तीर्थंकर। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक भी पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक था सी था। इनकी मृत्यु साथ में ही देख लेते कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में कब हुई थी? तो 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपसे पूछे कि इनका प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था उनका क्या नाम था? जमाल। और जमाल कौन थे? इनके दामाद थे। और बात करते हैं जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन हुई? जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन हुई थी? तो जैन धर्म की जो पहली महिला भिक्षुणी थी उनका क्या नाम था? चंपा था। उनका नाम क्या था? चंपा। और बात करते हैं महावीर स्वामी जो अपने उपदेश वगैरह देते थे, उनकी भाषा क्या रहती थी? प्राकृतिक भाषा में ये अपने उपदेश देते थे। और जैन धर्म के पहले यहाँ पे 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हुए। पहले तीर्थंकर आपसे पूछे कौन थे? तो उनका नाम क्या था? ऋषभदेव था। क्या था? ऋषभदेव था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम क्या था? पार्श्वनाथ इनका नाम था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 BC में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह सिंह था इनका। ठीक, और इनके पहले तीर्थंकर पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और ऋजुपालिका नदी के किनारे। और प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे इनके प्रथम अनुयायी, जो कि इनके दामाद भी थे। और बात करते हैं इनकी पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। उनके अपने उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिए। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और एक संस्थापक भी थे ऋषभदेव संस्थापक, जो कि महावीर स्वामी कैसे संस्थापक थे? ये वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। ठीक, ये संस्थापक थे। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। बात करते हैं मधुबनी लोक चित्रकला शैली कहाँ पे? तो मधुबनी जो है बिहार में प्रसिद्ध है। ये चित्रकला शैली
बिहार में फेमस है। ठीक, और कुछ कवियों के कुछ लोगों के बारे में, जैसे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ये पूछता है कि इनका संबंध किस चीज़ से है। राजा रवि वर्मा और एक नंदलाल बोस हैं, नंदलाल बोस। अब ये पूछता है इनका संबंध किस चीज़ से है, इनका संबंध किस चीज़ से, तो इनका संबंध जो है चित्रकला से है, चित्रकला से इनका संबंध है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मुगल काल में, जो मुगल का काल था, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता था। चित्रकला का यहाँ पे स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता था, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था, जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि मधुबनी लोक चित्र शैली कहाँ की है, ये बिहार की है। और राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस का संबंध किससे है, तो ये चित्रकला से इनका संबंध है। ठीक, चित्रकला से। और मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। ठीक, और वायुमंडल में बारे में हम लोग पढ़ा ही, और अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन की बात करें, आपसे पूछे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो सीले और फिर प्रिंस्टले ने इसकी खोज की थी। सीले और प्रिंस्टले नामक लोगों ने इनकी खोज की थी, किसकी, ऑक्सीजन की। और मानव में औसत मात्रा में कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं, आपसे पूछेगा कि मानव में औसत मात्रा में कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, तो लगभग 65%। और यहाँ पे एवरेज बता रहे हैं कि 65% लगभग यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन का क्या करना, ऑक्सीजन ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का काम है, यानी का ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक आलू में रोग होता है, आलू में एक रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लैक हार्ट कहते हैं। ब्लैक हार्ट, जैसे हम लोग गोदाम वगैरह में आलू ढेर सारा रख देंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ढेर सारे वहाँ पे गोदाम में रखने की वजह से, तो आलू में एक रोग हो जाता है जिसे ब्लैक हार्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है, तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। एग्जाम में पूछा गया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है आलू में। ठीक, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन 78% होता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है। और ऑक्सीजन तो अभी हमने बताया कि 21% होता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, सीले और प्रिस्टले नामक लोगों ने किया था। ठीक, और मानव में औसतन मात्रा में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 65% ऑक्सीजन होते हैं मानव में। ठीक, और हीमोग्लोबिन की काम क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना एक काम है। आलू में एक रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लैक हार्ट नामक रोग, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ठीक, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने, 78% सर्वाधिक मात्रा में, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं इनका राजेंद्र प्रसाद नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछे, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल इनका नाम था। प्रतिभा पाटिल ये थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और बात करते हैं भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका क्या नाम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन था, नीलम संजीवा रेड्डी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। और बात करते हैं
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक, पृथ्वी की अक्ष से झुकाव कितनी डिग्री है? तो पृथ्वी की अपनी अक्ष से झुकाव जो है वो 13.5 डिग्री है। 13.5 डिग्री है ये पृथ्वी की अक्ष से झुकाव है। और आपसे पूछे कि पृथ्वी की सतह से झुकाव कितनी है? पृथ्वी की सतह से झुकाव कितनी है? तो पृथ्वी की जो सतह से झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री है पृथ्वी से सतह की झुकाव। और पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा से होती है? घूर्णन दिशा क्या है पृथ्वी की? तो ये आपका घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, और बात करते हैं ये एक चक्कर घूमने में, ये एक चक्कर कितने समय में लगाती है पृथ्वी? तो एक चक्कर की बात करें, पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में तो ये लगता है इसका 23 घाट, इसे घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। इसमें लगता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को एक घूर्णन कंप्लीट करने में। ठीक, और ऋतु परिवर्तन का कारण आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पे जो ऋतु परिवर्तन का कारण है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही क्या होता है? ये ऋतु परिवर्तन होता है। और आपसे पूछे कि दिन और रात परिवर्तन कैसे होते हैं? दिन और रात चेंज कैसे होते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से। इसका कारण क्या है? दिन और रात का कारण आपसे पूछे तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन करना, ये इसका कारण है कि ये हमारे पृथ्वी पे दिन और रात की होता है। अब यहाँ पे अक्ष पे झुकाव पूछ रहा है, आपसे पूछे कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक झुका हुआ है? जिसका झुकाव कैसा है? सर्वाधिक झुकाव है। तो ये कौन सा ग्रह है? तो सर्वाधिक झुकाव वाला जो ग्रह है उसका नाम क्या है? यूरेनस। यूरेनस का झुकाव सर्वाधिक है। या फिर आपसे पूछे हिंदी में अरुण, आप लोग याद रखेंगे, यूरेनस का सबसे ज्यादा झुकाव है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसे सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि पृथ्वी पर अक्ष की झुकाव कितनी है? तो पृथ्वी की जो अपने अक्ष पे झुकाव 13.5 डिग्री है और सतह के साथ झुकाव कितनी है? 66.5 डिग्री है पृथ्वी की सतह के साथ झुकाव। और घूर्णन दिशा क्या है पृथ्वी की? तो ये अपने पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पे घूमती है और एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगती है। और ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी पे अपने अक्ष पे झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब जबकि दिन और रात में परिवर्तन किस कारण होता है? दिन और रात कैसे बदलता है? तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से होता है। और सर्वाधिक झुकाव किस ग्रह का है? यूरेनस का सर्वाधिक झुकाव है वायुमंडल में। इस वजह से क्या कहा जाता है? इसे सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में है। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे इस मेला को क्या कहा जाता है? इस मेला को क्या कहा जाता है? इसे हरिहर मेला कहा जाता है। क्या? इसे हरिहर मेला कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह सूरी का आपसे पूछे कि मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। और सासाराम भी कहाँ पे है? तो ये बिहार में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे है? बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। अब सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपसे पूछे। और आपसे साथ में पूछे कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, ये सारे प्रश्न पूछे किस राज्य के हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता है और सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। ठीक, और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसके? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। कहाँ पे है? बिहार में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे हरिहर मेला के नाम से जानता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। सासाराम भी कहाँ है? बिहार में। ही मकबरा इसका कई बार पूछा गया एग्जाम में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में।
सबसे कम साक्षरता वाला भारत का राज्य और सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य, सॉरी यहाँ पे घनी भी आप लोग लिखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है वो आपका, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। ठीक, और बात करते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। और वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। और हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक आप लोग बताएंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रोटियम हो गया हाइड्रोजन के समस्थानिक, प्रोटियम। ड्यूटेरियम हो गया हाइड्रोजन का समस्थानिक, और एक हो गया आपका टाइटियम हो गया, टाइट्रियम। ये सभी क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हमने बताया ही, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन सी गैस होती है? तो ये गैस है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये भी है हाइड्रोजन। ठीक, देख लेते हैं सर्वाधिक वनस्पति घी का निर्माण प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम नामक ये तीन इनके समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। और सबसे हल्की गैस भी कौन है? हाइड्रोजन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक भी पाणिनि को कहा जाता है। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जयदेव हैं, गीत गोविंद के लेखक। और आपसे पूछे कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं आपके कौन है? तो इसके लेखक रिपब्लिक पुस्तक के प्लेटो हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछे कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी लेखक है? प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है न्यूटन। न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक, और बात करते हैं हैमलेट। हैमलेट किसकी पुस्तक है? एक पुस्तक और आप लोग बताएंगे मैकबेथ। मैकबेथ किसकी पुस्तक है? और ओथेलो ये किसकी पुस्तक है? ओथेलो नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सभी पुस्तक है शेक्सपियर की, शेक्सपियर की पुस्तक है। शेक्सपियर में बड़ा सा रहेगा। और अर्थशास्त्र का पुस्तक तो आप लोग जानते ही हैं। अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? तो ये चाणक्य का है। किसका? चाणक्य का है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन कहे जाते हैं? तो पाणिनि कहे जाते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखा। और प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है? न्यूटन की है। और बात करते हैं हैमलेट पुस्तक और मैकबेथ पुस्तक, हैमलेट पुस्तक और मैकबेथ पुस्तक, और फिर ओथेलो नामक पुस्तक शेक्सपियर का है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कहाँ का है? लोथल में मिला बंदरगाह। और घोड़े के अवशेष आपसे पूछे, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो सुरकोतदा से मिले। कहाँ पे? सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले। और आपसे पूछे कि जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक, ये कालीबंगा का अर्थ है। ठीक, और बात करते हैं सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसको कहते हैं मृतकों की टीला। मृतकों
मृतकों का टीला इसे कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं युगल समाधि कहाँ से मिली। युगल समाधि का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो युगल समाधि का साक्ष्य भी कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। ठीक, देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो सुरकोतरा से मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। युगल समाधि का साक्ष्य कहाँ से, लोथल से मिला। और अर्थ क्या है कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो का क्या कहते हैं, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सितार, तबला और संतूर। अब ये देखते हैं सितार और तबले के जनक कौन कहे जाते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं सितार और तबले का जनक। किसे, अमीर खुसरो को कहते हैं। इसका उपनाम भी है, इसका एक उपनाम है, इसे तूतीय ए हिंद भी कहते हैं। तूतीय ए हिंद आपसे पूछेगा एग्जाम में किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि अमीर खुसरो को कहते हैं। और तुगलकनामा लेखक, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो हैं तुगलकनामा के लेखक। और रचना इन्होंने अपनी किस भाषा में की, तो ये फारसी भाषा में अपनी रचना किए थे। फारसी भाषा में ये अधिक भाषा में रचना करते थे। और अमीर खुसरो के बारे में और एक चीज़ याद रखेंगे, ये 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखे थे। किसका, 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि सितार और तबले का जनक किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। और बात करते हैं इसका उपनाम क्या है, तूतीय हिंद इनका उपनाम है। और बात करते हैं तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो रचना इनके तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं और रचना फारसी भाषा में। और बात करते हैं 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार किसने देखा था, 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार अमीर खुसरो ने देखा था। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में और अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक, और खुश रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।